मेरा बैकग्राउंड देखकर साफ पता चलता है कि मूवीज़ का शौक है मुझे। और ये शौक कोई नया नहीं है, हमेशा से ही था। मैं कुछ ज़्यादा ही मूवीज़ देखता हूँ। और कभी-कभी मूवीज़ देखते हुए उनके टाइटल से पहले लिखा आता था बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी या बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। अब ये देखकर नेचुरली मेरे मन में सवाल उठता था कि क्या ये इवेंट्स सच में सच थे? मैं तो हॉरर मूवी देख रहा हूँ, ये सब सच थोड़ी होता है। और अगर मैं याद करूँ कि ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स वाली चीज़ मैंने सबसे पहले कहाँ नोटिस करी थी, तो आई वुड से द कॉन्जरिंग देखते टाइम। और फिल्म देखने के बाद मैं और ज़्यादा कंफ्यूज कि ये सब सच था। तो दैट वाज इनफ ऑफ एन रीज़न, मैं पढ़ने बैठ गया कि असल में मैटर क्या था। और आज इसी बारे में बात करेंगे कि कॉन्जरिंग में कितनी सच्चाई है, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स में आखिर ट्रूथ कितना था। कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज को मॉडर्न हॉरर का फेस कहना गलत नहीं होगा। ये मेरी वन ऑफ द अर्लीस्ट हॉरर फिल्म्स थी जो मैंने देखी थी। और तुम भी अगर हॉरर मूवीज देखते हो तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कॉन्जरिंग तुम्हारी शुरुआती हॉरर फिल्म्स में से एक रही होगी। और कॉन्जरिंग में कहानी है पेरॉन फैमिली की, जो एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। और इस नए घर में शिफ्ट होते ही इनको काफ़ी अजीब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस घर में भूत प्रेतों की कोई कमी नहीं है। मम्मी भूत, बच्चा भूत एंड इवन पापा भूत, सब है यहाँ पर। और ये परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान कहना एक बहुत बड़ी अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि क्वाइट लिटरली इन भूतों ने आतंक मचा रखा है। लेकिन फिर एंट्री लेते हैं एड और लॉरेन वॉरेन। मिली एड से, ये एक डीमोनोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली भूत, आत्मा, डीमंस, इस सब के स्पेशलिस्ट। और ये है इनकी वाइफ लॉरेन, एक क्लेयरवॉयंट। मतलब ये ऐसी चीज़ें या इवेंट्स देख सकती हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, जैसे किसी जगह पर पास्ट में हुई कोई इवेंट या फ्यूचर एंड ऑल दैट फन स्टफ। और ये दोनों आए हैं पेरॉन फैमिली को इन बुरी आत्माओं से बचाने के लिए। और लगभग 1 घंटे की रैंडम बुलशिट के बाद एक कूल से एक्सोर्सिज्म सीक्वेंस के साथ वॉरेन्स इस परिवार को इन भूतों से बचा लेते हैं। ये हैप्पी एंडिंग। खैर, ये तो थी मूवी की बात। अब उन इवेंट्स की बात करते हैं जिसकी वजह से शुरू में बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स लिखा आया था। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। जो पेरॉन फैमिली है वो 1971 में इस नए घर में आए थे। इस घर को द कॉन्जरिंग हाउस के नाम से जाना जाता है। ये मूवी की पॉपुलैरिटी की वजह से काफ़ी फेमस है, काइंड ऑफ एक टूरिस्ट स्पॉट है आज की डेट में। लेकिन इसका ओरिजिनल नाम आर्नोल्ड एस्टेट था, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल ओनर्स आर्नोल्ड्स थे। खैर, पॉइंट से नहीं भटकते हैं। जो पेरॉन फैमिली है उसमें टोटल 7 लोग थे, मम्मी, पापा और उनकी 5 बेटियां। मम्मी का नाम था कैरोलिन, पापा का नाम था रॉजर, इनकी सबसे बड़ी बेटी थी आंड्रिया, और आंड्रिया की 4 बहनों का नाम था नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। इनमें मेन काम कैरोलिन और आंड्रिया का ही था। एंड एज आई सेड, कैरोलिन मम्मी थी और आंड्रिया सबसे बड़ी बेटी। अब जो कॉन्जरिंग मूवी थी वो इंस्पायर्ड थी आंड्रिया की बुक्स से। आंड्रिया ने इस पूरी कहानी को 3 वॉल्यूम्स की एक पूरी सीरीज में कवर किया था। एंड उस सीरीज का टाइटल था हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट, द ट्रू स्टोरी। ये तो मैं अभी बताऊंगा कितनी ट्रू थी ये स्टोरी। फिलहाल के लिए बात करते हैं कि मूवी में क्या दिखाया है और आंड्रिया ने अपनी बुक्स में क्या लिखा था। एंड इन दोनों को साइड बाय साइड रख के देखेंगे कि असल में मूवी में दिखाया क्या है और आंड्रिया ने लिखा क्या था। एंड क्योंकि ये कहानी आंड्रिया के परिवार की है, तो जो उसने लिखा है असल में उसको थोड़ा ज्यादा क्रेडिबल माना जाएगा मूवीज के कंपैरिजन में। अभी नेसेसरीली हम फैक्ट चेकिंग नहीं कर रहे, अभी हम ये देख रहे हैं कि मूवी में डिपिक्शन कैसा था और आंड्रिया के अनुसार असल में हुआ क्या था। तो सबसे पहली बात तो ये कि मूवीज में वॉरेन्स को जैसा दिखाया गया है, आंड्रिया की बुक्स में उनका ऐसा कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं था। ये बिल्कुल अलग थे उन बुक्स में। बेसिकली मूवीज में ये दिखाया गया है कि कैरोलिन वॉरेन्स के पास मदद के लिए गई थी, वो लोग आए, उन्होंने आकर सब ठीक कर दिया। बेसिकली हीरोज थे ये मूवी के। लेकिन आंड्रिया की बुक्स में जो लिखा है वो इससे बहुत ज्यादा अलग है। असल में हुआ ये था कि जब तक वॉरेन्स इस फैमिली के पास आए थे, वो लोग 2-3 साल तक एटलीस्ट उस घर में ऑलरेडी रह रहे थे। पहली बात तो इतने लंबे समय तक यहाँ क्यों रह रहे थे ये भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जिस टाइम तक वॉरेन्स यहाँ आए थे, पेरॉन्स ने अपने दम पर ही काफी कुछ फिगर आउट कर लिया था इस पूरे केस के बारे में। और वॉरेन्स को इस फैमिली ने बुलाया भी नहीं था, ये लोग खुद ही टपक गए थे उधर, क्योंकि उस समय तक ये बात काफी फैल गई थी कि इस घर में भूत प्रेत वगैरह हैं। अब जो रैंडम बुलशिट मूवी में दिखाई गई है वो असल में बुक में भी लिखी हुई है। काफी टाइम तक ये कुछ कुछ कर रहे थे इधर उधर। लेकिन इसके बाद जो मूवी में एक्सोर्सिज्म दिखाया गया है, असल में एक्सोर्सिज्म नहीं था, एक सियांस हुआ था। अब सियांस होता है जब कुछ लोग मिलजुल के भूतों से बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे यूट्यूब पर चलता है बहुत ज्यादा। अब इस सियांस के बाद हुआ ये था, जो कैरोलिन थी, मतलब परिवार की मम्मी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। और इस बात पर रॉजर, पापा, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने अपने गुस्से में वॉरेन्स को अपने घर से भगा दिया था।
और इस केस में वॉरेंस का इन्वॉल्वमेंट इतना ही था। मूवीज की तरह ये कोई हीरो नहीं थे जिन्होंने सबको आके बचाया। बेसिकली ये बस आए, इन्होंने चीजों को और बिगाड़ा और इन्हें भगा दिया गया, दैट्स इट। और वॉरेंस आज की डेट में पूरी तरह से डिबंक भी हो चुके हैं। ये पब्लिक नॉलेज है कि ये दोनों बस स्कैमर्स थे जो अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसी वल्नरेबल फैमिलीज को एक्सप्लॉइट करते थे। बट दैट इज अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। फिलहाल मेन बात यही है कि वॉरेंस को जैसा हीरोज की तरह दिखाया गया था वैसा बिल्कुल भी नहीं था असल में। ये आए थे और इनको बहुत ही जल्दी भगा भी दिया गया था, और इनके बारे में और कुछ खास कहने को है भी नहीं। दैट इज बेसिकली ऑल फॉर द वॉरेंस। एनीवेज, अब बात करते हैं पेरॉन्स की, और उनकी बातों में कितना दम था ये देखते हैं। अब जो पेरॉन्स हैं, इनके इस घर में आते ही उल्टी सीधी चीजें होने लग गई थी, जैसे लाइट बंद हो जाना, पंखा अपने आप चल जाना, चीजों का इधर उधर हो जाना, बाथरूम में नहाते नहाते किसी के चिल्लाने की आवाज आ जाना, और भी जो कुछ भूत वगैरह करते हैं। मेरा कभी पाला पड़ा नहीं वैसे तो, लेकिन इन भूतों का जो मेन टारगेट होती थी वो होती थी कैरोलिन। और कैरोलिन को भी एक पर्टिकुलर बाथशीबा नाम की भूत परेशान करा करती थी, जो मूवी की भी मेन विलन है। बाथशीबा को मूवी में कुछ इस तरह दिखाया गया है। अब आंड्रिया और कैरोलिन ने इस बारे में खुद से पता करने की कोशिश की, एरिया में पूछताछ करी कि इस घर में पहले रहता कौन था और इस पूरी प्रॉपर्टी की हिस्ट्री क्या रही है। और उनको तरह तरह की कहानियां सुनने को मिली, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। अब इस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर आदमी इनको मिला जिसका नाम था मिस्टर मैककीचर्न। अब इस मिस्टर मैककीचर्न ने बताया कि बाथशीबा शर्मन नाम की एक औरत हुआ करती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा इविल थी, एक चुड़ैल थी, सीधी नरक से आई थी। और बहुत समय पहले इसी घर में बाथशीबा रहा करती थी जहां आज पेरॉन्स रहते हैं। इसके अलावा उसने बताया कि बाथशीबा बहुत ही बुरी थी। वो अपने फार्म वर्कर्स को भूखा रखती थी और उन्हें बहुत मारती पीटती थी। इसके अलावा वो एक सेटन वर्शिपर भी थी, और उसने अपने खुद के बच्चे की बलि चढ़ा दी थी सेटन के सामने। और बाथशीबा ने इसी घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। अब बाथशीबा कैरोलिन को इसलिए परेशान कर रही थी क्योंकि एक समय पे इस घर की जो मालकिन थी वो बाथशीबा हुआ करती थी, और आज वो पोजीशन कैरोलिन की है। तो इनकी कुछ जलन वलन का सीन है, जेलसी चल रही है। इस मिस्टर मैककीचर्न का कहना था कि जब बाथशीबा शर्मन जिंदा थी और ये सारे बुरे बुरे काम कर रही थी, तब इस मिस्टर मैककीचर्न की उम्र काफी कम थी। उसके खुद के शब्दों में उसने कहा था कि उस समय वो एक बॉय था। ये सब था मेनली आंड्रिया की बुक्स में ऐसा लिखा गया है। अब मूवी में कोई मिस्टर मैककीचर्न तो नहीं है, लेकिन बाथशीबा के बारे में जो बातें दिखाई गई हैं वो ऐसी ही हैं। अब जरा हिस्टोरिकली देखते हैं कि इनमें कितनी बातें स्टैंड कर पाती हैं। सबसे पहले करते हैं इस मिस्टर मैककीचर्न की बात। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि बाथशीबा शर्मन एक एक्चुअल इंसान थी जिसकी मृत्यु 1885 में हुई थी। इसके प्रूफ्स मैं थोड़ी देर में देता हूं। फिलहाल के लिए ये बात ध्यान रखो कि बाथशीबा शर्मन की मृत्यु 1885 में हुई थी। अब मिस्टर मैककीचर्न मिला होगा पेरॉन से 1971 में या उसके बाद, लेकिन हम 1971 पकड़ के चलते हैं। बाथशीबा शर्मन की मृत्यु हो गई थी 1885 में। गैप कितना हुआ? 86 ईयर्स का। अब इस मैककीचर्न ने यह भी बोला था कि तब वो एक बॉय था, तो इसको 3 साल का मान ले कम से कम, तो गैप हो गया 89 ईयर्स का। तो इस मिस्टर मैककीचर्न को कम से कम 89 ईयर्स पुरानी बात या उससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता ये उस टाइम कितने साल का था और ये पेरॉन से किस साल में मिला था। फिर भी कम से कम 89 ईयर्स पुरानी बात इसको याद है। इस बात का कहीं और जिक्र नहीं मिलता हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में। तो 89 लगभग 90 सालों तक इसने ये बात कहीं नहीं कही, कहीं नहीं रिपोर्ट करवाई, ना किसी से इस बारे में कुछ जिक्र किया, क्योंकि इस बात का जिक्र और कहीं नहीं मिलता। अब इसने ये बात 90 सालों तक तो किसी को बताई नहीं, लेकिन पेरॉन से, जिनसे वो सपोजिडली अभी अभी मिला था, उनको उसने ये सारी बात खोलकर बता दी। एंड इसके अलावा मिस्टर मैककीचर्न कोई असल में इंसान भी था, इसका भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बस आंड्रिया की किताब में इसका एक मेंशन है। तो ये बात मानना थोड़ा सा मुश्किल तो है मेरे लिए कि एक रैंडम बुड्ढे ने जो कहानियां सुनाई वो सच होंगी, और उस बंदे ने ये बातें किसी को नहीं बताई 90 सालों तक, लेकिन आंड्रिया और कैरोलिन को बता दी। लेकिन अगर इन बातों का जिक्र कहीं और मिल भी जाता और इस मिस्टर मैककीचर्न के होने के भी सबूत मिल जाते, तो भी इस बात में कुछ खास दम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बाथशीबा शर्मन के बारे में बात करने वाला हूं अब मैं। पहली बात तो ये कि जो बाथशीबा शर्मन थी वो कभी इस प्रॉपर्टी पे रहा ही नहीं करती थी जिस पे पेरॉन्स रहते हैं, जबकि आंड्रिया ने अपनी बुक की पहली वॉल्यूम में साफ साफ लिखा है कि बाथशीबा शर्मन इसी फार्म पर रहा करती थी। बाथशीबा पैदा हुई थी थेयर फार्म पर, और अपनी शादी के बाद वो आ गई थी शर्मन फार्म पर, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। और ये दोनों ही जगहें पेरॉन फैमिली की प्रॉपर्टी से बहुत दूर थी। तो इस फार्म पर रहना तो दूर की बात, शायद बाथशीबा इस फार्म पर कभी आई भी ना हो। अब जरा ये देखो बाथशीबा शर्मन की डेथ की रिपोर्ट।
इसके अनुसार बादशीबा की डेथ एक सडन पैरालिसिस की वजह से हुई थी। 1800s में स्ट्रोक को इसी तरह डिस्क्राइब किया जाता था, तो मतलब बादशीबा की मौत का कारण स्ट्रोक था, ना कि फांसी लगा लेना। ऑल्सो बादशीबा की जो फ्यूनरल सर्विसेज थी वो कराई थी रेवरेंड A.H. ग्रेंजर ने, जो कि एक पास्टर थे। अब जरा मेरी बात सुनो, बादशीबा अगर एक सेटन वर्शिपर होती और उसने अपने बच्चों को मारा होता और ये बातें पब्लिक नॉलेज होती, तो क्या एक पास्टर उसका फ्यूनरल कराता? तुम्हें पता है उस टाइम विचेस के साथ क्या होता था? तो बेसिक बात यह है कि बादशीबा बस एक नॉर्मल इंसान थी जो नेचुरल कॉजेस की वजह से मरी थी। अब रही बात कि उसने अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी थी, तो उसके 4 बच्चे थे टोटल, जिनमें से 3 तो 3 साल की उम्र से पहले ही मर गए थे। अब इससे पहले तुम इसे किसी डिमोनिक चीज से जोड़ो, मैं बता देता हूं। जिस समय 1840s एंड 50s में बादशीबा के बच्चे मेजॉरिटी पैदा हुए थे, उस समय जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट था वो इंसेनली हाई था। डिफरेंट सोर्सेज के अनुसार डिफरेंट नंबर्स आते हैं, लेकिन 20 to 30% से लेके 40 से 50% तक बच्चे उस समय यूएस में 5 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी पाते थे। तो ये बात कोई इतनी ज्यादा आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं है कि बादशीबा के 3 बच्चे छोटी उम्र में ही मर गए थे। इसके अलावा उसका एक बच्चा और था जिसने एक काफी लंबी और प्रॉस्परस लाइफ जी थी। उस बच्चे का नाम था हर्बर्ट एल शर्मन, और उसकी मौत के बारे में लोकल न्यूज़पेपर में भी लिखा गया था। एज यू कैन सी, लिखा है हर्बर्ट एल शर्मन डाइड एट हिज होम नियर राउंड टॉप ट्यूसडे इन द 53rd year of his age. He was the son of Judson and Bathsheba Sherman and had been a lifelong resident of this town. नाम सारे मैच हो रहे हैं। बादशीबा के पति का भी यही नाम था और उसके बेटे का भी यही नाम था, लेकिन फिर भी मैंने डबल चेक करने के लिए बादशीबा शर्मन और हर्बर्ट की ग्रेव्स ढूंढी और उनके साथ डेट्स को मैच करके देखा कि कहां तक ये चीजें एक्यूरेट हैं। और नाम तो मैंने मिला के देख ही लिए, नाम तो बिल्कुल सही है। उसी बादशीबा की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो बादशीबा के डेथ की रिपोर्ट का आर्टिकल था उसमें लिखा था कि मरते टाइम वो 72 ईयर्स की थी। अब बादशीबा की ग्रेव के अनुसार उनका जन्म हुआ था मार्च 1812 में और उनकी मौत हुई थी 1885 में, मेकिंग हर 73 ईयर्स ओल्ड। तो जो अखबार में उम्र लिखी है वो फेयरली एक्यूरेट ही है, 1 साल ऊपर नीचे चलता है भाई, 100 साल से भी पुरानी बात है। अब हर्बर्ट की ग्रेव के अनुसार उनका जन्म हुआ था 1851 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1903 में, मेकिंग हिम ऑलमोस्ट 52 ईयर्स ओल्ड बट एक्यूरेटली 51 ईयर्स ओल्ड। और आर्टिकल में उनकी उम्र मेंशन की गई थी 53 ईयर्स। अब एक्यूरेट ही है ये, 1-2 साल का तो फर्क चलता ही है, उस टाइम कैलकुलेटर थोड़ी होते थे। उसके अलावा जो ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है वो भी उसी साल का है, 1903 का ही है। तो डेट्स तो सारी मैच हो रही हैं, एक्यूरेट ही है ये सारी इंफॉर्मेशन। अब ये सब जान के कौन कह देगा कि इस फैमिली में एक विच थी जो कि अपने बच्चों की बलि चढ़ाया करती थी और सेटन की पूजा करती थी। बस कॉन्जरिंग के मेकर्स और आंड्रिया पेरोन की इग्नोरेंस की वजह से एक ऐसे इंसान की काफ़ी नोटोरियस इमेज बन गई जिसका कोई दोष नहीं था और जो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस। खैर, अब जरा आते हैं पेरोन्स पर वापस। जैसा मैंने बताया कि ये लोग आए थे 1971 में इस घर के अंदर और ये उस घर में 1980 तक रहे। अब नेचुरली सवाल उठता है कि इतने सालों तक क्यों थे तुम उस घर में जब इतने भूत थे वहां तो। एंड शॉकिंग बात यह है कि ज्यादा जगहों पर आंड्रिया से ये सवाल पूछा ही नहीं गया है। मुझे बस 2 इंस्टेंसेस मिले हैं जहां आंड्रिया ने इस बारे में कुछ बात करी हो। तो उनका मेन रीजन ये था कि हम 1980s तक वहां इसलिए थे क्योंकि काफी मुश्किल से इन्होंने घर लिया था, पसंद किया था, और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि ये दोबारा शिफ्ट कर पाए, क्योंकि 1970s में एक स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। ये काफी बड़ा पॉइंट था जो उन्होंने मेंशन किया था कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ खास अच्छी थी नहीं। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि फिर 1980 में क्यों मूव आउट कर गए वो, तो उन्होंने बताया कि उनकी मां कैरोलिन ने कहा था कि वो 1 और साल यहां सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो इस वजह से 1980 में इन्होंने मूव आउट कर लिया। अब इन बातों को हिस्ट्री से थोड़ा साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं और देखते हैं इनमें कितना दम है। सबसे पहली बात तो जो स्टॉक मार्केट क्रैश था वो 1973 से 74 में हुआ था और उस समय तक कम से कम 2-3 साल से ये लोग उस घर में रह रहे थे। एंड आंड्रिया की बुक के अनुसार ही इनके आते ही पैरानॉर्मल चीजें होने लग गई थी। तो 2-3 साल तक ये यहाँ क्यों रहे? 1973 तक तो कोई क्रैश नहीं था एंड मेरे हिसाब से 2-3 साल एक इनफ टाइम होता है ये रियलाइज करने के लिए कि ये घर रहने के लिए सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग वहां रह गए, चलो मान लिया। अब उसके बाद 1980s में भी कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन खास बेहतर थी नहीं।
बल्कि 1980 में एक बहुत बुरा रिसेशन पीरियड आया था जिसने इकोनॉमिकली हालत और बुरी कर दी थी। लेकिन आंड्रिया ने रीजन ये दिया है कि उसकी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। चलो इसको भी मान लेते हैं। तो मेरे ख्याल से 1980s में एकदम से भूतों ने इसके साथ तो कुछ करना शुरू नहीं किया होगा। बुक में भी लिखा है कि शुरू से ये सब होता आ रहा था। तो क्या इनको एक पूरा डेकेड लग गया ये रियलाइज करने में कि इनकी माँ के लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है, उनकी हालत खराब हो रही है? ये सेंस नहीं बना रही बात लॉजिकली बिल्कुल भी। इतना लंबा समय बस ये रियलाइज करने के लिए कि ये घर सेफ नहीं था। अब मेरा सवाल बस इतना ही है, कैसे थे भूत इतने चिल? इन लोगों को इतने टाइम तक रहने क्यों दिया? और कैसे हैं लोग इतने चिल, इतने टाइम तक भूतों के बीच रह लिए? एंड इट गेट्स इवन बेटर। 1980 में ये घर इन्होंने बेचा श्वार्ट्ज फैमिली को। उन्होंने कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का। उसके बाद 1987 में ये घर नॉर्मा सटक्लिफ को बेच दिया गया, जिनके पास ये घर लगभग 30 सालों तक था। एग्जैक्टली बताऊं तो 32 सालों तक, 2019 तक ये घर उनके ही पास था। उन्होंने भी कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया कि इस घर में कुछ भूत प्रेत है, आत्मा है। इसके ऑपोजिट उन्होंने उल्टा ये क्लियरली स्टेट किया है कि उन्होंने कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं किया यहाँ पे। तो मेरा सवाल ये है कि ये कैसे भूत थे जो सिर्फ पेरेंट्स को परेशान कर रहे थे? ऑल्सो एक मजेदार बात यह है कि कॉन्जरिंग के आने के 1 साल बाद आंड्रिया ने बाथशीबा को लेकर अपना स्टैंड पूरी तरह बदल लिया था। अपनी बुक की 3री वॉल्यूम में उन्होंने लिखा था कि बाथशीबा को रॉन्गली अक्यूज किया गया है और वो इस घर की मेन भूत नहीं है। लेकिन ये बात उनको कॉन्जरिंग जब बन रही थी तब रियलाइज नहीं हुई। उन्होंने अपनी बुक की पहली वॉल्यूम में भी बाथशीबा को लेकर ब्लेटेंटली रॉन्ग हिस्ट्री लिखी हुई है। अगर ये इस चीज का ध्यान पहले ही रख लेती तो इतनी बुरी हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज अवॉइड हो सकती थी। ऑल्सो ये कॉन्जरिंग की मेकिंग में भी बहुत डीपली इन्वॉल्व थी, तब भी ये बात उठा सकती थी वो। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा किया कॉन्जरिंग के आने के 1 साल बाद। अब मुझे लगता है कि हुआ ये है कि कॉन्जरिंग के आने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि इन्होंने कुछ भी रैंडम बुलशिट लिख दिया अपनी बुक में जिसका हिस्टोरिकली कोई स्टैंड नहीं बनता। और शेमलेसली अपनी बुक के 3rd वॉल्यूम में इन्होंने डिप्लोमेटिकली अपना स्टैंड चेंज करके बोल दिया कि बाथशीबा तो मेन भूत नहीं थी, उसको तो रॉन्गली अक्यूज किया गया है। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स का ट्रू पार्ट साइलेंट था शायद, अ ट्रू स्टोरी डेफिनेटली। खैर, अब जरा रिवाइज करते हैं कि हुआ क्या क्या था। सबसे पहली बात तो ये कि वॉरेन्स को जैसे हीरोज की तरह दिखाया गया था मूवी में, वैसे वो नहीं थे। वो बस आए थे, उन्होंने चीजों को और बिगाड़ा और रॉजर ने उन्हें भगा दिया। उसके बाद बाथशीबा शर्मन बस एक नॉर्मल इंसान थी जो नेचुरल कॉजेस की वजह से मरी थी। उसका कोई भी डिमोनिक इन्वॉल्वमेंट हिस्टोरिकली हमें नहीं मिलता है। और जिसने आंड्रिया को ये बातें बताई वो भी रिलायबल सोर्स नहीं है, और वो है भी या नहीं ये भी नहीं पता। उसके अलावा जो रीजंस आंड्रिया ने दिए कि ये इतने लंबे समय तक इस घर में रहे, वो भी कोई सेंस नहीं बनाते। हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली, लॉजिकली, तीनों तरह से उनका कोई तुक नहीं बनता। एंड उसके अलावा पेरेंट्स के बाद जितने भी ओनर्स थे इस घर के, उनमें से किसी ने भी कोई भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया। अब ये सब जानने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि झूठ बोल रहे थे बहन। अब अगर तुम पूछोगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया तो पता नहीं, मजा आता होगा शायद, लेकिन ये बातें ट्रू तो बिल्कुल नहीं थी, कोई चांस ही नहीं बनता। और इस केस में तो वॉरेन्स की फिर भी काफी लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन वॉरेन्स के और भी काफी केस हैं जो पूरी तरह डिबंक हो चुके हैं। इन पर तो अलग से एक वीडियो बन सकती है ऑनेस्टली। लेकिन आज की बातें बस इतनी ही थी। इन भूत भगाने वालों से बच के रहना, वरना शायद कोई तुम पे भी 40-50 साल बाद वीडियो बना देगा तुम्हें झूठा बोलते हुए। अपना टाइम देने के लिए थैंक्स। बाय बाय।